We cannot imagine our present world without electricity. There are so many ways to generate electricity. एक थर्मल पावर प्लांट में कैसे बिजली को जनरेट किया जाता है वो शुरू से अंत तक मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल के साथ मेरा हाउ हीट पावर प्लांट वर्क्स ये ट्यूटोरियल देखने से पावर प्लांट के बारे में आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये ट्यूटोरियल को बनाया। प्लीज़ वॉच दिस ट्यूटोरियल टिल एंड। मैं गारंटी देता हूँ एक अलग सा टेस्ट इस ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। मेरे चैनल एस टेक टॉक में आपका स्वागत है। चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। कोल माइन से कोल को निकलने के बाद डंपर ट्रक और रेलवे वैगन से कोल को पावर प्लांट के अंदर कोल हैंडलिंग प्लांट में लाया जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट में बड़ा साइज कोल को क्रशर में क्रश करके -20 mm साइज में कन्वर्ट किया जाता है। -20 mm का मतलब है 20 mm by 20 mm स्क्वायर नेट के अंदर से 100% कोल एक साइड से दूसरा साइड चला जाएगा। इट मे बी ऑल्सो डिफाइन एज द डायमेंशंस ऑफ द कोल पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स आर लेस देन 20 mm। क्रशर में क्रश करने के बाद कन्वेयर बेल्ट कोल को कोल बंकर में ले आता है। कोल बंकर से कोल को कोल मिल में फिट किया जाता है। कोल मिल भी एक क्रशर है। यहाँ पर -20 mm साइज कोल को क्रश करके पाउडर जैसा बनाया जाता है। प्राइमरी एयर फैन का हवा कोल मिल के अंदर से पाउडर कोल को बॉयलर फर्नेस में कैरी करके ले जाता है। पीए फैन का एयर कंप्लीट कोल कंबशन के लिए काफी नहीं है। इसके लिए एफडी फैन एटमॉस्फेयर से एयर लेके उसको बॉयलर फर्नेस में देता है। इस एयर को सेकेंडरी एयर बोला जाता है। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्यूब के अंदर रहता है और फ्यूल ट्यूब के बाहर जलता है। बॉयलर को आसान शब्द में समझाता हूँ। ये एक कैन है, उसमें थोड़ा सा वाटर है। इस वाटर को उबालने के लिए हीट चाहिए। हीट किसी फ्यूल को जलाने से मिलेगा। यहाँ पर एक फ्यूल सप्लाई लाइन दे देता हूँ और फ्यूल को इग्नाइट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद हीट लेके वाटर से स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये स्टीम किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इस स्टीम से कुछ काम करने के लिए स्टीम को कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कैन को एक कवर से सील कर देता हूँ और कवर के ऊपर से एक पाइपलाइन लगा देता हूँ। इससे स्टीम को जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर ले जा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद कैन में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और कैन के अंदर वाटर 0 हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक वाटर सप्लाई लाइन दे देता हूँ। जितना स्टीम जनरेट होगा उतना वाटर कैन में आएगा। इससे वाटर एंड स्टीम का एक बैलेंस हो जाएगा। जो वाटर दे रहा हूँ उसको फीड वाटर बोला जाता है। फिर भी इस सिस्टम में कमी है। जो हीट दे रहा हूँ उसका कंप्लीट यूज नहीं हो रहा है। हीट का थोड़ा सा पार्ट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को कंप्लीट यूज करने के लिए कंप्लीट सिस्टम को एक इंसुलेशन कवर से ढक देता हूँ। अब हीट बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद चेम्बर में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगा और फ्यूल बर्निंग भी बंद हो जाएगा। फ्यूल को कंटिन्यूअस बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है। इसलिए एक फैन से चेम्बर के अंदर एटमॉस्फेयर से एयर लेकर कंटिन्यूअस सप्लाई दे देता हूँ। फ्यूल कम्बशन होने के बाद चेम्बर के अंदर जो गैस बनेगा उसको बाहर निकलने के लिए एक इंतजाम कर देता हूँ। इसी गैस को फ्लू गैस बोला जाता है। नाउ द सिस्टम इज रेडी फॉर कंटिन्यूअस स्टीम जनरेशन। बॉयलर ड्रम से वाटर पहले ट्यूब से फर्नेस में आता है। फर्नेस में आने के बाद वाटर हीट एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा हीट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। कोल में कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट होता है। इसी हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर का हीटिंग 2 टाइप का है। नंबर 1 सेंसिबल हीटिंग एंड नंबर 2 लेटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग में वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन फेज चेंज नहीं होता है। वाटर जब लेटेंट हीट लेता है तब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है परंतु उसका फेज चेंज हो जाता है। इसका मतलब है वाटर जब लेटेंट हीट लेता है तब वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है।
बॉयलर फर्नेस में वाटर वॉल ट्यूब के अंदर जो स्टीम बनता है वो वाटर के साथ मिक्स होके फिर बॉयलर ड्रम में आता है। बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम को वाटर से अलग किया जाता है। बॉयलर ड्रम से निकलने के बाद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है। थोड़ा सा टरबाइन के बारे में बता देता हूँ। टरबाइन एक प्राइम मूवर है। इसके अंदर एक शैफ्ट रहता है। शैफ्ट में ब्लेड लगा हुआ रहता है। इसको मूविंग ब्लेड बोला जाता है। मूविंग ब्लेड को मैंने ब्लू कलर में दिखाया। टरबाइन का केसिंग दो पार्ट में होता है, टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट। केसिंग के साथ जो ब्लेड लगा हुआ रहता है उसको फिक्स्ड ब्लेड बोला जाता है। फिक्स्ड ब्लेड को रेड कलर में दिखाया। दो फिक्स्ड ब्लेड का सीरीज के अंदर एक मूविंग ब्लेड का सीरीज रहता है। टरबाइन का फिक्स्ड ब्लेड स्टीम का डायरेक्शन चेंज करके मूविंग ब्लेड की तरफ कर देता है। इससे मूविंग ब्लेड टरबाइन शैफ्ट को रोटेट कराता है और स्टीम को नेक्स्ट फिक्स्ड ब्लेड की तरफ डाइवर्ट कर देता है। फिक्स्ड ब्लेड फिर उसको नेक्स्ट मूविंग ब्लेड भेज देता है। ऐसे करके स्टीम टरबाइन के एक साइड से दूसरा साइड चला जाता है। टरबाइन शैफ्ट के साथ जनरेटर का शैफ्ट कपलिंग से जुड़ा रहता है। इंडिया में टरबाइन शैफ्ट को 3000 आरपीएम में घुमाया जाता है। थोड़ा सा जनरेटर के बारे में बता देता हूँ। मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में अगर कोई कंडक्टर को घुमाया जाता है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मैग्नेट को फील्ड एंड कंडक्टर कॉइल को आर्मेचर बोला जाता है। इसी प्रिंसिपल जनरेटर में यूज होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। जनरेटर में दो पार्ट होता है। शैफ्ट के साथ जो वाइंडिंग घूमता है वो है रोटर, और जो वाइंडिंग केसिंग में है उसको स्टेटर बोला जाता है। हाई वोल्टेज कलेक्ट करने का प्रोसेस को सिंपल करने के लिए जनरेटर में रोटर को फील्ड मतलब रोटर को मैग्नेट बनाया जाता है और आर्मेचर यानी स्टेटर से इलेक्ट्रिक पावर को बाहर किया जाता है। एक अल्टरनेटिंग करंट का साइन कर्व कैसे जनरेट होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इस पिक्चर में नॉर्थ पोल जब 12 o'clock पोजीशन में है तब जनरेशन 0 है। नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जब वाइंडिंग के सामने यानी 9 o'clock पोजीशन में आता है तब साइन कर्व मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद फिर रोटेट करके जब 6 o'clock पोजीशन में आता है तब साइन कर्व का वैल्यू 0 हो जाता है। फिर रोटेट करके जब वाइंडिंग के ऑपोजिट में नॉर्थ पोल आता है तब कर्व नेगेटिव साइड में मैक्सिमम पॉइंट टच करता है। उसके बाद नॉर्थ पोल रोटेट करके 12 o'clock पोजीशन में आता है तो साइन कर्व फिर 0 लाइन टच करता है। इसी एक साइन कर्व को एक साइकिल बोलता है। इसका यूनिट है हर्ट्ज। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है एक सेकेंड में 50 साइकिल जनरेट होता है। जनरेटर में 15.75 kV पावर जनरेट होता है। उसको दूर दूर तक भेजने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है। वो काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी एक अजीब इंस्ट्रूमेंट है। लैमिनेटेड मेटल कोर के एक साइड में जो कंडक्टर कॉइल रहता है उसको प्राइमरी साइड और दूसरा साइड में जो कॉइल रहता है उसको सेकेंडरी साइड बोलता है। जनरेटर का 15.75 kV जनरेटिंग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में कनेक्ट किया जाता है। दिस 15.75 kV दूसरा साइड यानी सेकेंडरी वाइंडिंग 220 kV और 400 kV में स्टेप अप कर देता है। हाई वोल्टेज को पहले सबस्टेशन में भेजा जाता है। सबस्टेशन में जो ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमारे घर के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी साइड में भेज देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसको फिर स्टेप डाउन कर देता है। उसी वोल्टेज को हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। हमारा घर में जो बिजली यूज़ होता है उसका वोल्टेज है सिर्फ 220 वोल्ट एंड उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। स्टीम टरबाइन को घुमाने के बाद स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों घट जाता है। उसी स्टीम को कंडेंसर में लाया जाता है। कंडेंसर में पाइप के अंदर से कूलिंग वाटर फ्लो कराया जाता है। उस कूलिंग वाटर स्टीम का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो वाटर
कंडेंसर के अंदर हॉट ऑयल में जमा होता है। उसी वाटर को बॉयलर फीड पंप फिर ड्रम में भेज देता है। कंडेंसर से बॉयलर फीड पंप तक वाटर का जो जर्नी है उसको कंडेंसेट साइकिल और बीएफपी से ड्रम तक वाटर का जो जर्नी है उसको फीड साइकिल बोला जाता है। इजी वे में समझाने के लिए मैंने सिर्फ बॉयलर फीड पंप को दिखाया है। बॉयलर फीड पंप जो वाटर ड्रम में देगा वो फिर स्टीम बनेगा। स्टीम बनने के बाद वो टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन से कंडेंसर में आएगा, फिर बीएफपी से ड्रम में चला जाएगा। ये एक क्लोज्ड साइकिल है। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। एक नया टॉपिक के साथ अगला ट्यूटोरियल में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अलविदा।